वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की कक्षा में हमारा टॉपिक चल रहा है गुणक या निवेश गुणक की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। पिछली क्लास में हमने गुणक का अर्थ, उसका डायग्राम, बीजगणितीय व्युत्पत्ति आदि को देखा और साथ ही गुणक की प्रोसेस, गुणक की प्रक्रिया को भी हमने स्थैतिक विश्लेषण के रूप में देखा। अब हम लेते हैं गुणक की प्रक्रिया गत्यात्मक अथवा क्रमिक गुणक विश्लेषण, डायनेमिक और सीक्वेंस मल्टीप्लायर एनालिसिस। स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि उसके अंतर्गत हम यह मान के चलते हैं कि स्वायत्त निवेश में परिवर्तन होने पर तत्काल ही साम्य आय में भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन डायनेमिक एनालिसिस में हम ये मान्यता लेते हैं या ये डायनेमिक विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि कुल स्वायत्त निवेश में परिवर्तन तुरंत ही साम्य आय में परिवर्तन को नहीं दिखाता। वास्तव में कुल आय में परिवर्तन कुछ समय अंतराल के पश्चात ही होता है। क्रमिक गुणक कुल स्वायत्त निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप आय में वृद्धि का एक क्रमिक चित्र प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि आय में समयावधि के दौरान वृद्धि की प्रक्रिया का मार्ग क्या है। यह बताता है कि विनियोग में परिवर्तन होने के फलस्वरूप आय में वृद्धि किस प्रकार होती है। इसके लिए हम एक तालिका लेते हैं जिसमें हम गत्यात्मक गुणक की प्रक्रिया को समझते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहला कॉलम बनाया है व्यय के चक्र, दूसरा कॉलम हमने लिया है स्वायत्त निवेश में वृद्धि यानी कि डेल्टा आई, तीसरे कॉलम में उपभोग में वृद्धि यानी कि डेल्टा सी, जो कि डेल्टा वाई को बी से गुणा करने पर प्राप्त होता है और जिसमें हमने ये मान लिया है कि बी यानी कि MPC इज इक्वल टू 0.5। चौथा कॉलम है बचत की वृद्धि यानी कि डेल्टा एस, जो डेल्टा वाई में से डेल्टा सी को घटाने पर प्राप्त होता है। और पांचवा कॉलम हमने लिया है आय में वृद्धि, जो है डेल्टा वाई। अब इस तालिका में हम देखते हैं कि चक्र एक में कि स्वायत्त निवेश में जैसे ही 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है तो ये 100 करोड़ रुपए यानी कि विनियोग कार्यों पर व्यय होते हैं। यानी कि जैसे कि सपोज स्कूल बन रही है या सड़क बन रही है तो लोगों को तुरंत ही रोज़गार प्राप्त हो जाता है और लोगों को रोज़गार प्राप्त होने के कारण यह 100 करोड़ का निवेश जो है, यह 100 करोड़ रुपए जो है लोगों की आय बन जाते हैं। यानी कि पहले चक्र में 100 करोड़ रुपए के व्यय से लोगों की आय 100 करोड़ रुपया बढ़ जाती है। यानी कि डेल्टा Y1 इज इक्वल टू डेल्टा आई। अब ये 100 करोड़ रुपए जब लोगों को इनकम के रूप में मिल गए तो इससे उपभोग में वृद्धि हो जाती है। अब हमने चूंकि माना है कि MPC इज इक्वल टू 0.5, बी बराबर 0.5 है, इसका मतलब आय का 50% जो है भाग वो खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पर 100 करोड़ की आय में से 50 करोड़ रुपए उपभोग में वृद्धि को शो करते हैं और बाकी के जो 50 करोड़ रुपए हैं वो बचत में काम आ जाते हैं। तो डेल्टा सी बराबर 50 करोड़ रुपए और डेल्टा एस बराबर 50 करोड़ रुपए, ये दोनों मिलकर आय 100 करोड़ रुपए के बराबर हो जाता है। अब जो 50 करोड़ रुपए
खर्च किए गए हैं वो दूसरे लोगों की इनकम बन जाते हैं, तो डेल्टा वाई हो गया 50 करोड़ रुपया। यानी कि डेल्टा Y2 इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा आई। अब ये 50 करोड़ रुपए जो लोगों को मिल गए हैं, तीसरे चक्र में हम देखते हैं कि लोग उसमें से फिर खर्च करते हैं, तो 50% फिर खर्च होता है, यानी कि 25 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है और 25 करोड़ रुपया बचा लिया जाता है। यानी कि जो खर्च हो गया है वो फिर दूसरे लोगों की इनकम के रूप में आ जाता है और आय में वृद्धि 25 करोड़ रुपए की हो जाती है। फिर 25 करोड़ रुपए लोगों को जो मिले हैं उसमें से 50% भाग फिर चौथे चक्र में खर्च हो जाता है, यानी कि 12.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और 12.5 करोड़ रुपए बचा लिए जाते हैं। जो खर्च हो जाते हैं फिर वह दूसरे लोगों की इनकम बन जाती है। इस तरह से फिर 12.5 में से 6.25 खर्च हो जाते हैं और 6.25 बड़ा जो है बचा लिए जाते हैं, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। और अंततः हम देखते हैं कि स्वायत्त निवेश में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि से एमपीसी के 0.5 होने पर डेल्टा वाई जो है वह 200 करोड़ रुपया हो जाता है, यानी कि के जो है वो 2 के बराबर होता है। मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वह 2 के बराबर हो जाती है। अब हम इसको चाहें तो इक्वेशन के रूप में बता सकते हैं, यानी कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा Y1 प्लस डेल्टा Y2 प्लस डेल्टा Y3 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा YT। अब डेल्टा Y1 जो पहला है वो डेल्टा I के बराबर है, उसके बाद इसका जो है डेल्टा Y2 डेल्टा Y को B से गुणा करने पर आता है, फिर इस ये यानी कि 50% हो गया। अब इसका 50%, तो ये B² प्लस डेल्टा वाई, इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। और इसको अगर हम कॉमन ले लें डेल्टा आई को, तो ये 1 प्लस B² प्लस B³ प्लस इस तरह से ये प्रोसेस चलती है, BT-1 के रूप में ये इक्वेशन बन जाती है। तो इस तरह से हमने टेबल के रूप में इसको समझा कि किस तरह से क्रमिक गुणक विश्लेषण कार्य करता है। अब रेखा चित्र के माध्यम से अगर इसे हम समझें तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि OX अक्ष पर हमने ली है आय को और OY अक्ष पर हमने लिया है OY अक्ष पर लिया है उपभोग और विनियोग व्यय को, यानी कि कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये OY बराबर C प्लस I की जो लाइन है वो 45 डिग्री की लाइन है और C प्लस I रेखा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बताती है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को ई बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पर अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित होता है और यहाँ पर OY 0 के बराबर अर्थव्यवस्था में साम्य आय का निर्धारण होता है। अब हम ये मानते हैं कि स्वायत्त निवेश में वृद्धि कर दी जाती है। स्वायत्त निवेश में अगर वृद्धि हो जाती है तो यह C प्लस I रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि नई रेखा आ जाती है C प्लस I प्लस डेल्टा I रेखा। यह रेखा Y बराबर C प्लस I रेखा को E1 बिंदु पर कट करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नया संतुलन बिंदु हमें प्राप्त होता है और यहाँ पर OY1 के बराबर साम्य आय का निर्धारण होता है। यानी कि स्वायत्त निवेश में वृद्धि डेल्टा आई के कारण इनकम OY 0 से बढ़कर OY1 हो जाती है, यानी कि Y0 Y1 के बराबर अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि हो जाती है। यानी कि डेल्टा आई वो क्रिएट करता है डेल्टा वाई को। अब हम ई बिंदु से E1 बिंदु पर पहुंच गए, तो इसकी प्रोसेस क्या है, इसी को हम देखते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में EL के बराबर जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है तो पहले राउंड में LM के बराबर इनकम बढ़ती है, फिर जो है इतना पैसा फिर खर्च किया जाता है, जिससे फिर इनकम NO के बराबर बढ़ती है,
फिर OP के बराबर खर्च किया जाता है, जिससे PE1 के बराबर इनकम बढ़ती है। तो इस तरह से यह प्रोसेस चलती जाती है और धीरे धीरे देखते हैं कि इनकम Y0 से स्टार्ट होके Y1 पर आ जाती है। तो इस तरह से हम क्रमिक गुणक विश्लेषण को समझ सकते हैं। अब हम गुणक की कुछ अन्य अवधारणाएं लेते हैं। सबसे पहले गुणक की अन्य अवधारणाओं में हम लेते हैं सरकारी व्यय गुणक, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। सरकारी व्यय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सरकारी व्यय गुणक के रूप में जाना जाता है। जैसे अगर हम ये मान लें कि सरकार के व्यय में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है और इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में 250 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो सरकारी व्यय गुणक होगा 250/50, यानी कि 5 के बराबर। यानी कि सरकारी व्यय गुणक की वैल्यू 5 के बराबर है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सरकारी व्यय गुणक बराबर ΔY/ΔG, दैट इज इक्वल टू 1/1 - B। अब इसको समीकरण के माध्यम से हम कैसे डिराइव करते हैं वो हम देखते हैं। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति में Y बराबर C+I+G होता है। Y यानी कि आय, C का मतलब कंजम्पशन, I का मतलब इन्वेस्टमेंट एंड G का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन तीनों को जो है हम मिलाकर एग्रीगेट डिमांड के रूप में जानते हैं। अब चूंकि C जो होता है वह A+BY के बराबर होता है, यानी A यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन और BY का मतलब यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसका B पार्ट जो है कंजम्पशन पर खर्च होता है, यानी कि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन और ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो C बराबर होता है A+BY। अतः हम इसको C की जगह अगर हम A+BY लिखें तो इक्वेशन इस तरह से होगी, Y बराबर A+BY + I+G। यानी कि अब अगर हम Y को इधर ले लें लेफ्ट हैंड साइड में Y को, तो ये बच जाएगा इधर A+I+G, यानी कि Y को कॉमन ले लिया जाए तो 1 - B इज इक्वल टू A+I+G, यानी कि Y इज इक्वल टू A+I+G अपॉन ये इधर ले लेंगे नीचे तो ये हो जाएगा 1 - B। ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब हम ये मान लेते हैं कि सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाती है, यानी कि ΔG बढ़ने पर नई संतुलन आमदनी का समीकरण क्या होगा। यानी कि सरकारी व्यय में वृद्धि से, सरकारी व्यय में वृद्धि से यानी कि ΔG से नई संतुलन आय का समीकरण निम्न होगा, यानी कि Y + ΔY इज इक्वल टू A+I+G + ΔG अपॉन 1 - B। ठीक है, यानी कि ΔG है तो ΔY भी आएगा, तो हमने दोनों को इसको ऐड कर दिया, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, इस समीकरण में से हम इस समीकरण को घटाते हैं तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लिखते हैं, तो Y + ΔY - Y इज इक्वल टू
ए प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी अपॉन 1 माइनस बी माइनस ए प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी। यहाँ पर हम देखते हैं कि y और y दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा डेल्टा y। इधर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी माइनस a माइनस, चूँकि ये माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस a माइनस आई माइनस जी हो जाएगा। तो ये a से a कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा और जी से जी कट जाएगा। तो ये बचेगा डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा g अपॉन 1 माइनस बी। अब दोनों साइड में डेल्टा जी का भाग देने पर तो हम ये हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, क्योंकि डेल्टा जी और नीचे भी जो है डेल्टा जी का आएगा भाग देने के लिए, तो डेल्टा जी से डेल्टा जी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी। यानी कि यह हो गया सरकारी व्यय गुणक, जो कि यह बताता है कि सरकारी व्यय में परिवर्तन से आय में क्या परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हमारा है कर गुणक, टैक्स मल्टीप्लायर। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।